पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट पार्ट मैं करा चुका हूँ सीडीपी का और ये सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। तो देखिए उसमें क्या था, टाइम अधिक लग रहा था तो मैंने वीडियो को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि जो पढ़ने में सुविधापूर्ण होगी, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको दो दो पार्ट में, पहले मेरा मानना था कि एक ही उसमें बना देंगे, परंतु वो वीडियो 3 से 4 घंटे के लिए जा रही थी। तो अगली वीडियो 1 घंटा 25 मिनट है समथिंग, और ये भी मैं सोच रहा हूँ जल्दी फास्टिंग तौर पर कराएं, जिससे कि बच्चों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जैसा कि 21 को टेस्ट है, तो उसको देखते हुए फटाफट अंदाज में कराते हैं आपको। तो पहला पॉइंट इसमें हमने लिया है, 40 नंबर पे हम पहुँचे हैं, जो इसका सीरीज है अभिरुचि और रुचि। अभिरुचि और रुचि क्या है? रिली के अनुसार अभिरुचि बालकों में एक प्रेरणात्मक बल के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग कर उस पर विशेष ध्यान देता है। देखिए किसी उसमें जब बच्चे को क्या होती है, अभिरुचि होती है, यानी रुचि उसके अंदर उत्पन्न होती है, तो अन्य वस्तुओं के अपेक्षा उस वस्तु पर फोकस करता है। जैसे किसी बच्चे को पढ़ने में रुचि हो जाए तो देखा होगा वो किताबें अपने पास रखेगा, किताबों को देखेगा और वस्तुओं की तरफ उसका ध्यान नहीं होगा। अभिरुचि के प्रकार, सोपर एवं क्राइटिस द्वारा अभिरुचि को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर ए, व्यक्ति अभिरुचि। नंबर ए, व्यक्ति अभिरुचि। इस अभिरुचि वैसी अभिरुचि को कहा जाता है जिसमें किसी एक क्रिया की तुलना में व्यक्ति किसी दूसरी क्रिया को अधिक पसंद करने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है। उदाहरण के लिए, शिक्षक द्वारा पूछने पर छात्र यदि स्पष्ट रूप से यह कहता है कि उसे संस्कृत एवं हिंदी अन्य विषयों की तुलना में अधिक रुचिकर लगता है, तो यह व्यक्ति अभिरुचि का उदाहरण होगा। बी नंबर देखेंगे, प्रकट अभिरुचि। प्रकट अभिरुचि से तात्पर्य वैसी अभिरुचि से होता है जिसकी अभिव्यक्ति यानी व्यक्ति द्वारा स्वतः अपनी इच्छा से कोई काम करने से होती है। उदाहरण, यदि कोई छात्र प्राय खाली समय में क्रिकेट खेलता है तो ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट में उसकी अभिरुचि है, और यह अभिरुचि प्रकट अभिरुचि का उदाहरण होगा। सी, आविष्कारक अभिरुचि। देखिए किसी बच्चे का क्या है कि मैं ये बना लूँ, यूट्यूब पे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे क्या है, जेसीबी का वो छोटा नमूना दिखाते हैं सिरेंज द्वारा बना करके उसको, जिसका हाइड्रोलिक पाइप काम करता है, उसी प्रकार से वो सिरेंज में एयर द्वारा या उस पर पानी भर लेते हैं, जिससे ऊपर नीचे उसको पुश करने पर जेसीबी जो होती है उसकी तरह वो मशीनरी काम करती है, खिलौने के टाइप पर। तो जो आविष्कारक रुचि है वो इसी के अंतर्गत है। आविष्कारात्मक अभिरुचि वैसी अभिरुचि को कहा जाता है जिसका ज्ञान मानक का क्रियान्वित करने के बाद पता चलता है कि अभिरुचि में चलता है। देखिए अभिरुचि में शिक्षा का महत्व। कक्षा में छात्रों की अभिरुचि पठन पाठन में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, शिक्षकों को कक्षा में प्रजातंत्रात्मक माहौल बनाना चाहिए ताकि छात्रों के मन में शिक्षक या स्कूल के प्रति किसी प्रकार का भय तथा संशय न रहे। जैसे एक राजा होता है, उसकी प्रजा होती है, उसी प्रकार से ये बता रहे हैं कि टीचर को उस तरीके का संबंध अपनाना चाहिए। नंबर 2, शिक्षक को कक्षा में सरल भाषा या समझने योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि शिक्षक की बातों को सुनने तथा समझने में बालकों की अभिरुचि बनी रहे। नंबर 3, शिक्षकों को
कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए पढ़ते समय चित्र, मॉडल या श्राव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो बात सही है, बच्चों को आप ये प्रयोग करके, जैसे पढ़ाते समय चित्र मॉडल देखा हुआ हमने, नर्सरी की क्लास में जो चित्र मॉडल लगा दिए जाते हैं, आ से अनार है ऐसे करके देखा हुआ आपने, चार्ट होते हैं। श्राव्य दृश्य, दृश्य श्राव्य, ये भी जैसे कंप्यूटर या जो उपकरण होते हैं तो उनके माध्यम से, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चलते हैं, उससे पठन पाठन का भी वो दिखाया जाता है। तो नंबर 4, शिक्षकों को कक्षा में पठन पाठन का स्तर छात्रों की बुद्धि स्तर के अनुरूप रखना चाहिए। अब ये नहीं है कि बच्चा छोटा है, जिस क्लास के उसमें बौद्धिकता है यानी बौद्ध स्तर रखता है, उसी के अनुरूप हमें क्या रखना चाहिए, शिक्षक को पठन पाठन का स्तर रखना चाहिए। नंबर 5, शिक्षकों को समय समय पर छात्रों को गैर शिक्षक कार्यक्रम जैसे खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा भ्रमण आदि में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। नंबर 6, प्रत्येक शिक्षक को अभिरुचि के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभिक्षमता, अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता देखिए, अभिक्षमता किसी विषय या क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने या सीखने की अंतिम शक्ति है। अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता किसी विषय या क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने या सीखने की अंतः शक्ति है। किसी छात्र की अभिक्षमता को जानकर शिक्षक आसानी से उसे भविष्य के निष्पादनों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। देखिए, अब इसमें एक वैज्ञानिक हैं, फ्रीमैन के अनुसार, उन गुणों के संयोग जिनसे कुछ विशिष्ट ज्ञान एवं संगठित अनुक्रियाओं के सेट की कौशलता, जैसे कोई भाषा बोलना, गायक बनना, यांत्रिकी कार्य करना इत्यादि को सीखने की क्षमता का पता चलता है, अभिक्षमता कहा जाता है। अब देखिए, शिक्षा में अभिक्षमता परीक्षण की उपयोगिता। शिक्षा में अभिक्षमता परीक्षण की उपयोगिता, तो इसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण के समान अभिक्षमता परीक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है। नंबर 1, अभिक्षमता परीक्षण द्वारा छात्रों की समस्या का समाधान किया जाता है, जैसे पठन का प्रयोग कर शिक्षक आसानी से इस बात की पहचान कर लेते हैं कि किसी छात्र में तथ्यों को पढ़ाने एवं उसे समझने की अक्षमता की कमी है तथा किसी छात्र में यह अक्षमता प्रचुर मात्रा में है। तो अक्षमता परीक्षण का प्रयोग शिक्षकों एवं स्कूल परामर्शदाताओं द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कला, चिकित्सा शास्त्र आदि में छात्रों को पुनर्निर्देशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। अभिक्षमता परीक्षण द्वारा अभिक्षमता का मापन करके शिक्षक उत्तम अंतःशक्ति वाले छात्रों का चयन कर लेते हैं। नंबर 4, अभिक्षमता परीक्षण के आधार पर शिक्षक भविष्य में अमुक विषय या क्षेत्र में छात्रों के निष्पादन के बारे में पूर्वानुमान लगा पाते हैं। नंबर 5, अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों का श्रेणीकरण कर पाते हैं तथा उसी के अनुसार उसका नियोजन करने में मदद मिलता है। इस
देखिए अब इसमें दिया है, इस मूल्यांकन से शिक्षण और अधिगम की एक सेकंड 43। अब क्षमता के बाद आता है आकलन एवं मूल्यांकन। यहाँ थोड़ी हेडिंग कट गई है, आकलन एवं मूल्यांकन। तो इसमें क्या है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के बारे में पहले समझेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन एवं परीक्षण के अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधियों, शिक्षक उद्देश्यों, शिक्षण प्रभावशीलता, विद्यार्थियों की सफलता को जानकर उसको क्या करते हैं, उचित निर्देश देने इत्यादि आता है। तो इसमें देखिए जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन के प्रकार यानी मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन या क्रमानुसार मूल्यांकन, दूसरा है दीर्घकालीन या योगात्मक मूल्यांकन। तो ये दो मूल्यांकन हैं। तो इसमें अल्पकालीन का दिया है, इस मूल्यांकन से शिक्षक और अधिगम की प्रतिक्रियाओं को पुनर्बल मिलता है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत कक्षा में दिन प्रतिदिन किए जाने वाला मूल्यांकन, साप्ताहिक मासिक मूल्यांकन, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला में मूल्यांकन एवं अनेक कार्यक्रमों का मूल्यांकन आता है। कुछ विद्यालयों में इसे आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं, इंटरनल असेसमेंट। देखिए अब आता है इसमें दूसरा दीर्घकालीन या योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन का अभिप्राय उस मूल्यांकन से है जो सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षाओं के रूप में किया जाता है। अब एग्जामिनर इसको कैसे पूछ सकता है, योगात्मक मूल्यांकन कब होता है, तो अब उसको बताने के लिए ऑप्शन में ये भी हो सकता है वर्ष के अंत में, वर्ष के बीच में, वर्ष के प्रारंभ में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा के रूप में किया जाता है। अतः इसके अंतर्गत वे एकत्रित मूल्यांकन करते हैं जिनके आधार पर कक्षोन्नति यानी कक्षाओं की उन्नति, चयन, पदोन्नति, भविष्यवाणी इत्यादि की जाती है। इस प्रकार के मूल्यांकनों में पूर्व सत्र का कुल मूल्यांकन आता है। समझ के, जो भी पूरे सत्र का इनका पढ़ाई लिखाई क्या इनका वो है, तो पूरा इसका वो रखते हैं। अब देखिए समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बोधलब्ध जानते हैं छात्रों में समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बोधलब्ध शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। ये स्तर बालकों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए पहला इन्होंने दिया है शारीरिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से शैक्षिक रूप से भिन्न बालक,
सामान्य बालक, मानसिक रूप से भिन्न बालक और सामाजिक रूप से विचलित बालक। और ये क्या हैं, इस प्रकार के बालकों में अनुरूप क्या है निर्धारित किए गए हैं समावेशी शिक्षा में। तो ये शिक्षा का अधिकार यानी अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट रेट 2009। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है। वर्ष 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू कर दिया है। इस अधिनियम में प्रस्तुत मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। संक्षिप्त नाम। देखिए, संक्षिप्त नाम क्या है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। क्या है? संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9। अब इसमें एग्जामिनर पूछ ले कि सन 2009 में जो शिक्षा का अधिकार बना है उसका नाम क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है। तो अधिनियम 2009। नंबर 2, परिभाषाएं। इस अधिनियम में उक्त विषय शब्दों को परिभाषित किया गया है। नंबर 3, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। नंबर 4, प्रवेश नहीं दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपलब्धि है। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। नंबर 5, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। नंबर 6, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्ष के भीतर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा जिस क्षेत्र में ऐसा स्कूल नहीं है। नंबर 7, वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगी। राज्य सरकार को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधनों उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकारों के कर्तव्य। राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव
नहीं हो और विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। नंबर 8, राज्य सरकारों के कर्तव्य। राज्य सरकारों 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा अन्य सरकार भी सुनिश्चित करेगी कि कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव न हो। तो मैं वर्णित राज्य के समस्त कर्तव्यों के साथ साथ अपने क्षेत्रों के बालकों का अभिलेख करेंगे, विद्यालय के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करेंगे और शैक्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे। माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व कक्षा के लिए व्यवस्था करना, 3 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने और जन्म से 6 वर्ष के बालकों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था को देखकर और शिक्षा के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सीमा सरकारी विद्यालय यानी विद्यालय के दायित्वों की सीमा सरकारी विद्यालय हो तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, साथ ही निजी और आवश्यक श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% यानी 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। प्रवेश के लिए किसी अव्यक्त फीस या अनवीकरण प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस या अनवीकरण प्रक्रिया का न होना। कोई भी विद्यालय न तो दान या चंदा लेगा और न ही अभिभावक या बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। 14 में देखेंगे, प्रवेश के लिए आय का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये भी ठीक है भाई। प्रवेश से इनकार न करना। स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। रोकने और निष्कासन का प्रतिबंध। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। बालकों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। 18 मान्यता प्रमाण
प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना, बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा और इन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो धारा 9 में वर्णित मानक पूरे करते हैं। धारा 9 में वर्णित जो मानक हैं स्कूल के उनको पूरे करते हैं, उन्हीं को मान्यता दी जाएगी। विद्यालयों के मान और मानक। ऐसे स्कूल जो अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके थे तथा निर्धारित मानक पूरे नहीं करते हैं, उन्हें अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर भी मानक पूरे करने होंगे। अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक की अनुसूची में परिवर्तन या उसका लोप करके उसका संशोधन कर सकेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति कामकाज का मॉनिटर करने जैसे कार्य करेगी। विद्यालय विकास योजना धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल विकास की योजना बनाने, उसकी संतुष्टि करने का कार्य करेगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का आधार केंद्र सरकार करेगी। छात्र शिक्षक अनुपात। इस अधिनियम के लागू होने से 6 महीने के बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक न हो। यानी इस अनुपात का मतलब यह है एक टीचर पर 40 बच्चे से अधिक न हो। 26 शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। राज्य सरकार और स्थायी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृति पद के 10% से अधिक नहीं होंगे। गैर शिक्षक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिनिश्चित। शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर नहीं कराए जाएंगे। देख लो भाई, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। कई शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएंगे या लगाएंगी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षक प्राधिकार संविधान में निहित मूल्यांकन के अनुरूप इनका निर्धारण करेंगे और बच्चों के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ साथ उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त करने का
भी काम करेंगे। मूल्यांकन व्यापक और सतत होगा। परीक्षा और समापन प्रणाली किसी भी बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारियों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेगा। शिकायतों को दूर करना धारा 31 में वर्णित बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। चौंतीस है राज्य सलाहकार परिषद का गठन प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। निर्देश जारी करने की शक्ति धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन समिति को अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेंगे और निर्देश दे सकेंगे। अभियोजन के लिए पूर्ण मंजूरी अधिनियम का पालन नहीं करने पर धारा 13, 18 और 19 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए कोई भी अभियोजन सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना स्थापित नहीं जाएगा। अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संतुष्ट नहीं जाएगा। 37 नंबर है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम अथवा इसके द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति या अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। अब देखिए आती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। – 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में
प्रकाशित किया गया। इस पाठ्यचर्या में कक्षा 1 से मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की वकालत की गई है। इस संबंध में यह तर्क है कि अंग्रेजी भारत के प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। भारत में इसका प्रयोग सरकार, उद्योगों एवं व्यापार सभी क्षेत्रों में होता है। इसे सीखे बिना लोग प्रबुद्ध, संपन्न एवं उच्च संस्कृत के लोग नहीं बन सकते और इस संदर्भ में अपने कार्यक्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। एनसीएफ फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ना सिखाया है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। देखिए, कक्षा 1 से 5 मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, बी अंग्रेजी, सी गणित, डी एकांकीकृत पर्यावरण अध्ययन, ई कला शिल्प, एफ शारीरिक विकास और जी कार्य अनुभव। तो ये थे एनसीएफ के वो। अब देखिए, इन्होंने 6 से 8 तक का भी दिया है। मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। सी देखिए, इसमें कला शिक्षण, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, ये सामाजिक अध्ययन में रखती हैं। ई का है इसमें कला शिल्प, गणित इसमें दिया है। अब देखें 9 से 10 सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति, विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। अब देखिए, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत उर्दू अन्य, कार्य शिक्षा, शांति शिक्षा, कला शिक्षा, गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर और विज्ञान। देखिए, 11 से 12 मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, व्यापार अध्ययन, अकाउंट और देखिए तुम्हारा कला, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, अनैच्छिक विषय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीबीएसई, इसका आइए इस पर मोटा मोटा प्रकाश डाल लेते हैं। सीबीएसई पर मोटा मोटा प्रकाश डाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई, वीडियो का भी टाइम देखना है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। यह बोर्ड पूरे भारत में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा परीक्षार्थियों का संचालन करता है। संघीय गणराज्यों में भी उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन इस बोर्ड द्वारा किया जाता है। सभी केंद्रीय विद्यालय इसी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। परीक्षाओं को संपन्न कराने के अतिरिक्त यह बोर्ड शिक्षक वर्ग के लिए अभिनवीकरण एवं पुनर्चार कार्यक्रमों को भी आयोजित करता है। इस बोर्ड की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों की सहायता करना है जिनके माता पिता का स्थानांतरण भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं भी हो सकता है। जो भाई गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको कहा जाता है या जो नौकरी करते हैं उनके लिए है। मान के चलो वो अभी उत्तर प्रदेश में है और उनका स्थानांतरण हो गया राजस्थान या एमपी में,
तो वहाँ के केंद्रीय विद्यालय, इनका केंद्रीय CBSE बोर्ड खोलने का मतलब क्या है, होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर जा कर के शिफ्ट हो सकते हैं। CBSE एक स्वतः निकाय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संरक्षण में कार्य कर रहा है। यह 1929 में स्थापित देश के सबसे पुराने बोर्डों में दूसरा है। इसकी स्थापना कब हुई? 1929 में CBSE बोर्ड की। CBSE का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर एवं बाहर संस्थाओं को सम्बद्ध करना, कक्षा 10 एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षा का संचालन कराना, चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना, पाठ्यक्रम तैयार करना और उनमें उन्हें आघातन बनाना तथा शिक्षकों तथा संस्थाओं के प्रमुखों को अधिक जानकारी उपलब्ध कराना। बोर्ड द्वारा कई परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, जैसे वरिष्ठ स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा, कक्षा 12 माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 10 अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्री डेंटल परीक्षा, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। बोर्ड ने अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू की है, जो कक्षा 10 के लिए वर्ष 2010 एवं इससे आगे जारी रहेगी। तो ये तो था मोटा मोटा CBSE का। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इस पर भी मोटा मोटा फोकस मार लेते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में भारतवर्ष का शीर्ष संसाधन संगठन है। भारत सरकार द्वारा 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को शिक्षा, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के क्षेत्र में अपनी नीतियों एवं प्रमुख कार्यक्रम तैयार कराने तथा क्रियान्वित करने में सहायता देने एवं सलाह देने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्वतः पंजीकृत संगठन के रूप में इसकी स्थापना अनुसंधान विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, प्रकाशन एवं प्रसार संबंधी गतिविधियों के अलावा NCERT स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करता है। NCERT अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अतिथि विदेश विशेषज्ञों एवं विशिष्ट मंडलों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान एवं सहयोग भी करता है तथा विकासशील देश के शिक्षाकर्मियों को विभिन्न शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। NCERT के
कुछ निरंतर चलने वाले प्रमुख कार्यक्रम सेवा से पूर्व शिक्षकों को दिए जाने वाला प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रम। अखिल भारतीय स्कूल सर्वेक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का सर्वेक्षण, शिक्षा संबंधी वीडियो कार्यक्रमों का दूरदर्शन और आकाशवाणी के ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी चैनलों पर प्रसारण और नई पाठ्य पुस्तकों के बारे में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एडसेट उपग्रहों के माध्यम से टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। कुछ ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से तथा साथ ही साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे हैं। अतः ऐसे समुदाय के बालकों को हम अलाभांत बालक कहेंगे। वंचित बालकों की विशेषता इस प्रकार है। ऐसे बालक निम्न सामाजिक स्तर के परिवार से आते हैं, अतः गरीबी एवं वंचन इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। ऐसे बालों का आत्मसंप्रदाय नकारात्मक होता है। फलस्वरूप वे अपने आप को अन्य बालकों की तुलना में हीन, कमज़ोर, बिल्कुल ही साधारण आकांक्षा रखने वाले होते हैं। वंचित बालकों में सीखने की प्रेरणा कम होती है तथा इनमें दूरदर्शिता की कमी पाई जाती है। नंबर 4 है अलाभवित बालकों की भाषा। अलाभवित बालकों की भाषा से भिन्न। लाभवित बालकों की भाषा से क्या होती है? भिन्न होती है। तो सही बात है, बिल्कुल। वांछित बालकों का बौद्धिक निष्पादन सीमांत और अपर्याप्त होता है। अब आते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या होते हैं? पिछड़े बालकों का तात्पर्य वैसे बालकों से होता है जो बौद्धिक, शिक्षा इत्यादि में अपने समकक्षों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग बालकों के पिछड़ेपन के दो आधारों से मापते हैं, बुद्धि के आधार पर तथा शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर। बुद्धि के आधार पर पिछड़ेपन को मानसिक मंदता कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक मंदता कहते हैं। शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर पिछड़ेपन को शैक्षिक मंदता कहा जाता है। वाइट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। देखिए, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। जो बालक पिछड़ा वह बालक है जो अपने स्कूली जीवन के बीच अपनी आयु, जैसे है वो 10 लाख और कक्षा 5 में बैठ रहा है और फिर भी उसमें क्या है, कार्य करने में उसमें भी असमर्थ है। तो ऐसे बालक क्या हैं? पिछड़ेपन यानी पिछड़ा उनको कहा जा सकता है। पिछड़े बालक को मूलतः शैक्षिक उपलब्धियों के रूप में परिभाषित किया गया। EQ बराबर EA/CA/100। EA का मतलब है एजुकेशनल एज यानी शिक्षा, और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। वर्ड के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक लब्ध 85 में कम होती है उसकी पहचान अनिश्चित रूप से पिछड़े बालकों के रूप में
की जाती है, जिनकी क्या है 85 से कम है बुद्धिलब्ध पिछड़े बालकों की समस्याएं। प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालकों की समस्याएं निम्नलिखित हैं, उनका क्या कारण है। ऐसे बालकों की मनोवृत्ति स्कूल एवं शिक्षकों के प्रति नकारात्मक होती है, क्योंकि उनका स्कूल में साथियों द्वारा अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे बालकों में पढ़ने लिखने एवं सीखने की प्रेरणा बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनके घरेलू और एवं व्यक्तिगत अनुभूतियों इतनी तीखी एवं कुठापूर्ण होती हैं कि उनके इसे अवप्रेरण को ये बिल्कुल ही समाप्त कर देती हैं। ऐसे बालकों को प्राय लगातार असफलता ही मिलती है, अतः इनमें आत्मविश्वास, मनोबल एवं आत्मनिर्भरता जैसे कोई गुण नहीं विकसित हो पाता। ऐसे बालक अधिक चिंतित एवं तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे अनुभव करने लगते हैं कि उनकी शिक्षा उपलब्धियां काफ़ी पीछे पड़ती रहती हैं। ऐसे अनुभव लगाया जा सकता है जब कक्षा में विद्यार्थी 10 दिन या 20 दिन का लंबा टर्म ले जाए, नहीं आए, तो उसका जो काम छूट जाता है, होमवर्क छूट जाता है या क्लास वर्क छूट जाता है, उसको पूरा न कर पाता है, तो उसका देखा मन पढ़ने में नहीं लगता है। कारण क्या है कि वो पीछे रह गया। अपराधी बालक, जब कोई बालक सामाजिक, आवश्यक, नैतिक या शैक्षिक नियमों का उल्लंघन करता है, आवश्यक, नैतिक और शैक्षिक नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके इन व्यवहारों को बाल अपराध तथा उस बालक को अपराधी बालक कहा जाता है। चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, घर से समय पर स्कूल के लिए निकलना किंतु नहीं जाना, स्कूल में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न करना, कक्षा में साथियों के साथ आक्रामक व्यवहार करना इत्यादि बल अपराध के कुछ उदाहरण हैं। बिल्कुल बात सही है, जो उत्पाती किस्म के बालक होते हैं उनमें ये सब गुण देखने को मिलते हैं। मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक को क्रो ने इनको परिभाषित किया, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है, जिनको मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। पोलक के अनुसार मंदबुद्धि को अवक्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उसे व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। देखिए मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं। स्किनर के अनुसार है ये सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाई, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और व्यक्ति विशिष्ट प्रतिक्रियाएं, मान्यताओं के संबंध में विशिष्ट विश्वास
दूसरों की थोड़ी भी चिंता न करने की बजाय अपनी चिंता। प्रभावशाली बालक, टैलेंट चिल्ड्रन कहते हैं। पॉली विट्टन के अनुसार प्रखर बुद्धि बालक यह है कि किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। उसे क्या कहते हैं? प्रभावशाली बालक कहा जाता है। कार्ल सनेक के अनुसार वह बालक जो अपने आय स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे। टर्मन के अनुसार प्रभावशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धता, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। प्रतिभावान बालकों के अंतर्गत उच्च बुद्धिलब्ध वाले बालकों के साथ साथ ये सभी बालक सम्मिलित होते हैं जो दूसरे बालकों से किसी भी क्षेत्र में अति वरिष्ठ होते हैं, जैसे कला वर्ग, साहित्य, काव्य रचना आदि। सृजनात्मक वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध संसाधनों से नवीन या अनजानी वस्तुएं, विचार या धारणा को जन्म दिया जाता है। सृजनात्मकता का अर्थ है रचना संबंधी योग्यता, नवीन उत्पाद की रचना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मक स्थिति अन्वेषणात्मक होती है। बालकों के लिए सृजनात्मकता का महत्व। सृजनात्मकता का बालकों के लिए बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इससे बालकों को संतोष ही प्राप्त नहीं होता बल्कि बालक को अपने व्यक्तिगत आनंद भी प्राप्त होता है। सृजनात्मकता से प्राप्त संतोष और आनंद, यानी संतोष और आनंद का बालकों में व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए बच्चे अपने खेल में जब किसी नई खोज का सृजन करते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है और संतोष भी आता है। वह अपने खेल में किसी डिब्बे को उल्टा कर लकड़ी से पीटने वाला बाजा बना सकते हैं। दो कुर्सियों पर चादर बैंक कर छुपाने के लिए घर बना सकते हैं। यह दीवार पर अपने ढंग से स्थायी पेंसिल या खिड़कियों से ड्राइंग बना सकते हैं। सृजनात्मकता का परीक्षण। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने अनेक परीक्षणों का निर्माण किया। ये परीक्षण निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता तथा विस्तार का मापन करते हैं। ये परीक्षण निम्नलिखित हैं। चित्रपूर्ति परीक्षण में अपूर्ण चित्रों को पूरा करना पड़ता है। वृत्त परीक्षण। इस परीक्षण में वृत्त में चित्र बनाए गए हैं। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। चूने के खिलौने द्वारा नूतन विचारों को खेलवत करके टर्मन सृजनात्मक पर बल दिया जाता है। टारक सृजनात्मक पर बल दिया जाता है। टीन के डिब्बे, खाली डिब्बे से नवीन वस्तुओं का सृजन कराया जाता है। विशिष्ट बालक। देखिए अब विशिष्ट बालक क्या है, अभी आप पढ़ रहे थे सृजनात्मक। अब देखिए विशिष्ट बालक के बारे में। विशिष्ट बालकों को हेवर्ड एवं ऑरलेंस्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक्सेप्शन
चिल्ड्रन में इस प्रकार परिभाषित किया, विशिष्ट का ऐसा अंतरैरोसित पद जिसका तात्पर्य किसी भी वैसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक मॉड से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि इसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की जरूरत होती है। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से कई तरह से गुणों में विचलित होते हैं, जिनमें मानसिक एवं शारीरिक गुण मुख्य होते हैं। नंबर 2, विशिष्ट बालकों का विचलन इस सीमा तक होता है कि उन्हें विशेष शिक्षण देने की ज़रूरत होती है। विशिष्ट बालकों में शिक्षकों को सबसे अधिक चुनौती मिलती है, अतः ऐसे बालकों पर शिक्षकों का ध्यान सबसे अधिक होता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए, अब इसमें दिया है इन्होंने, ऐसे बालकों पर माता पिता, अभिभावक एवं सामाजिक संगठन द्वारा भी विशेष नज़र रखनी पड़ती है। अधिगम अक्षमता के प्रकार। अभी क्या था, विशिष्ट थे, अब क्या है, अधिगम अक्षमता। लग गया तो यहाँ क्या है, ये जैसे अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं। पढ़ने की अक्षमता, तो पढ़ने की अक्षमता में आप देखेंगे इसमें दो होते हैं, एलेक्सिया और डिलेक्सिया। ऐसे ही मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है अफेजिया, डिफेजिया। लिखने की अक्षमता है अग्रेफिया और अम्प्रेकिसिया और डिस्क्रेफिया और डिस्फ्रेक्सिया। ऐसे ही गणित संबंधी समस्याएं हैं वर्बल डिस्कुलेसिया है और ग्राफिकल डिस्कुलेरिया। लेक्सल डिस्केलोफलीरिया। तो ये इसके वो हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार। देखिए, अधिगम क्या है, आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, हमने सभी को लिया है। और आज के इस क्लास में आपका फर्स्ट हमने करा दिया है, ये सेकंड आपका चल रहा है, जो मैराथन तौर पे हम करा रहे हैं, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अधिगम इंग्लिश में इसको कहते हैं लर्निंग, यानी सीखना। तो सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न तथा चैंपमैन के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। रिली लेविस ने कहा है, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। बालक जन्म लेने के साथ ही सीखना आरंभ करता है। पहले वह माता के स्तन से दूध पीना सीखता है, तत्पश्चात वह ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। भूख,
भूखे रहने पर वह रोना सीखता है ताकि माँ उसे दूध पिला दे। बोतल द्वारा दूध पिलाए जाने पर वह निप्पल मुंह में कैसे ले यह सीखता है। थार्डनाइक के सीखने के नियम। थार्डनाइक ने सीखने के 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया है। सीखने की प्रक्रिया पशुओं में हो या मनुष्यों में समान ढंग से होती है। सीखना क्रमोत्तर होता है, ना कि सूझबूझ होता है। सीखने में चिंता या विवेक का स्थान नहीं होता। थार्डनाइक ने सीखने के सिद्धांत का 3 महत्वपूर्ण नियम तथा 5 सहायक नियमों का वर्णन किया। वे 3 महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। तत्परता का नियम। तत्परता के नियम का तात्पर्य यह है कि जब प्राणी अपने को किसी कार्य को करने के लिए तैयार समझता है तो बहुत शीघ्र कार्य करता है। यह सीख लेता है और उसे अधिक मात्रा में संतोष भी मिलता है। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे अवश्य बैठ जाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं सीख पाएगा। तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। तत्परता के नियम का अभिप्राय यह है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है। जिस कार्य के लिए वह तैयार नहीं होता और उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह झुंझला जाता है और सीख भी नहीं पाता। थार्डनाइक ने तत्परता के नियम में 3 परिस्थितियों का वर्णन किया। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे यह कार्य करने दिया जाता है तो उसमें उसे संतोष आता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और यह कार्य करने नहीं दिया जाता है तो उसे उसमें बोझ उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है और उसे उस कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसमें भी खीप होती है, यानी उसको खिरखिरी होती है। सीखने वाले व्यक्तियों में संतोष खींच होना व्यक्ति की तत्परता पर निर्भर करता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से यह नियम काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके शैक्षिक महत्व इस प्रकार हैं। शिक्षकों को पहले बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए ताकि उसकी तत्परता का उन्हें सही ज्ञान हो। शिक्षकों को बालकों की तत्परता के अनुरूप शिक्षण देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में बालकों में आत्मसंतोष अधिक होगा और वे
विषय को ठीक ढंग से सीख कर वे उसे समय तक उसे धारण किए रहेंगे। अभ्यास का नियम, पहला क्या था? तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम। ये थार्डनाइक ने दिए हैं। अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार दोहराने के बाद वह पार हो जाती है और छोड़ देने पर यह अभ्यास नहीं करने पर वह भूल जाते हैं। देखिए, जब बार बार अभ्यास करते हैं तो वो क्या होती है, याद हो जाती है, और जब उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या है, भूल जाते हैं। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग नहीं करने पर आधारित है। अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रोक देने से यह संबंध कमज़ोर पड़ जाता है, जिसका विस्मरण हो जाता है। जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। इसे थार्डनाइक ने उपयोग का नियम कहा है। हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर दें तो उसे भूल जाते हैं। इसे उन्होंने अनुपयोगी नियम कहा है। अभ्यास के नियम का शैक्षिक महत्व निम्नलिखित है। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक बार विषय पर पाठ को दोहरा दें। इससे छात्रों को जल्दबाजी नहीं बरतनी चाहिए। छात्र किसी सीखे गए विषय को अधिक दिनों तक याद रखें। छात्र कहाँ पर है? छात्र के किसी सीखे गए विषय को अधिक दिनों तक याद रखें। इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों के बीच में सीखे गए विषयों को दोहराते रहने का सुझाव दें। अब देखते हैं सी, प्रभाव का नियम। पहला इन्होंने दिया तत्परता का, दूसरा अभ्यास का, तीसरा है प्रभाव का नियम। इस नियम को असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुख फल प्राप्त होता है, उसे व्यक्ति नहीं दोहराता। देखिए, शिक्षण संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें वर्गीकरण में क्या है, शिक्षण संसाधनों का वर्गीकरण दिया है परंपरागत दृष्टिकोण और एक दिया गया है तकनीकी दृष्टिकोण। तो इसमें पहला दिया है परंपरागत में दिया है श्राव्य संसाधन, दूसरा दृश्य संसाधन, तीसरा श्राव्य दृश्य संसाधन, चौथा है क्रियात्मक संसाधन। इसमें तकनीकी वाले में दिया है सरल हार्डवेयर, दूसरा दिया है हार्डवेयर और तीसरा दिया है सॉफ्टवेयर। तो इनके बारे में तो जानते हैं। श्राव्य क्या है? वर्ग में शिक्षण संसाधन में आते हैं जिनके द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है। दृश्य वो इसके अंतर्गत आते हैं जिनको देख करके आता है। दृश्य श्राव्य यानी जैसे टेलीविज़न, जिससे दोनों सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें
क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार के संसाधनों में टेलीविज़न, देखो मैंने अभी बताया, बोलते चलचित्र, रेडियोविज़न, वीडियो दर्शन के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर सहायता अनुमोदित आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत क्या है? पहला दिया है इन्हें उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्वलन सिद्धांत है और अपुनर्वलन सिद्धांत है। तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने, थार्नाइक, स्किनर, पावलोव, हल तथा मिलर इत्यादि इन्होंने दिया है। और अपुनर्वलन का दिया है वाटसन, गथरी, एस्टस आदि ने। अब देखिए दूसरा है इसमें क्लास्की संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये दिया है तुम्हारा बादाइमर, कोहलर तथा कॉफक का प्याजे, टालमेकन इत्यादि। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत दिए हैं उसूबेल, ब्रूनर, बेंडूरा, बोलस, बेंडरा इत्यादि इन्होंने दिया है। अब चलते हैं आगे, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं इनको। देखिए संज्ञान पर आते हैं। संज्ञान क्या है? संज्ञान से तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तार, संग्रहण, पुनर्वलन तथा इसका समुचित प्रयोग करने से होता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंता करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है। इसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। चुनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बुनर ने, ये यहाँ चुनर हो गया, यहाँ बुनर है, बुरनर। बुनर ने दिया है इसमें संक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक। तो संक्रिया क्या है? एक ऐसा तरीका जिसमें शिशु अपनी मातृभूमि को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए दूध का बोतल देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना इत्यादि। अब देखेंगे दृश्य प्रतिमा में बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमा बनाकर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। तीसरा है इसमें सांकेतिक। सांकेतिक में क्या है? में बालक भाषा के व्यवहार अपनी द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। ब्रूनर के अनुसार इन तीनों के संप्रत्यय का विकास एक क्रम में होता है। जन्म के करीब 18 माह तक संक्रियात्मक विकास की प्रधानता देखी गई है। 1 या 2 वर्ष की उम्र में दृश्य प्रतिमा वृद्धि की
प्रधानता होती है और करीब 7 वर्ष की उम्र में सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है। अब देखते हैं संवेग। संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतरण इमोटेशन, जो लैटिन शब्द इमोवेवर से बना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। गैल्डाई के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथियां क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, बैरन वार्न तथा कैटोविच के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजनाएं पैदा होती हैं और जिनमें खास कर व्यवहार होते हैं। बालकों के संवेगों का महत्व अखिल है। बालकों के प्रत्येक दिन के अनुभवों में संवेगों में आनंद जुड़ जाता है। बालकों को जिज्ञासा, स्नेह, हर्ष इत्यादि से मुखानुभूति प्राप्त होती है तथा क्रोध, देखा होगा बच्चों में कभी कुछ करने की जिज्ञासा दिखती है, कभी प्यार दिखता है, हर्ष दिखता है, मुखानुभूति भी प्राप्त होती है, क्रोध भी दिखता है, भय जैसे संवेगों की अभिव्यक्त कर बालक तनाव मुक्त हो जाता है। जब बालक में संवेगात्मक अनुक्रियाओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो ये संवेगात्मक अनुक्रियाएं बालकों में आदत के रूप में परिवर्तित होती हैं। बालकों में संवेग तथा संवेगात्मक अनुक्रियाएं उसकी सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। बालक का जीवन के प्रति दृष्टिकोण संवेगों से प्रभावित होता है। बच्चे संवेगों द्वारा आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन करते हैं। संवेग बालकों को क्रियाशील बनाते हैं। बालकों में संवेग के कारण बढ़ी हुई क्रियाशीलता यदि व्यक्त नहीं हो पाती तो उसमें वाणी संबंधी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। संवेगों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में बालकों के बारे में यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि बालक या और कैसा अनुभव करता है। बालकों में संवेग वह जिस वातावरण में रहता है उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित करता है, जो बदले में बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। सही बात है भाई। बालक संवेगात्मक को प्रभावित करने वाले कारक, बालकों को संवेगात्मक प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक
अस्तर स्तर, आर्थिक स्तर और परिवार का स्तर, लिंग, थकान और मूत, बालक, अभिभावक संबंध, बुद्धि, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, अभिप्रेरण। लेपर जोइस एवं सिम्पसन के अनुसार ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार अभिप्रेरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें विद्यार्थी की अतिरिक्त शक्ति वातावरण के भिन्न लक्ष्य वस्तुओं की ओर निर्देशित होती है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा है, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरणा। शारीरिक अभिप्रेरणा वैसे अभिप्रेरणा को कहा जाता है जो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक और यह जन्म से ही बालक में मौजूद रहता है। ये अभिप्रेरणा स्वाभाविक होती है। क्योंकि ये सभी व्यक्तियों में एक ही रूप में पाए जाते हैं। इनमें भूख, प्यास, नींद, दर्द, प्रजनन इत्यादि मुख्य हैं तथा यह सभी देश एवं काल के लोगों में एक ही रूप में पाए जाते हैं। शारीरिक अभिप्रेरणा से बालकों में समस्थित अर्थात शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण होता है। जैसे जब व्यक्ति को भूख लगती है, यहाँ गलत हो गया, भूख लगती है तो उसके भीतर एक तनाव उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति भोजन की खोज करता है और भोजन मिलने पर वह तनाव कम हो जाता है। अर्जित या सीखा हुआ अभिप्रेरण। अर्जित या अभिप्रेरण ऐसे अभिप्रेरण को कहा जाता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऐसे अभिप्रेरण जन्मजात नहीं होते, अर्थात ऐसे अभिप्रेरणों को व्यक्ति अपने जन्म के बाद सीखता है। ऐसे अभिप्रेरण सीखता है। कहाँ ऐसे अभिप्रेरण क्या है? जन्मजात नहीं होते हैं। ऐसे अभिप्रेरकों को व्यक्ति अपने जन्म के बाद सीखता है। अच्छा, ऐसे अभिप्रेरण स्वाभाविक नहीं होते, अर्थात ऐसे अभिप्रेरण सभी व्यक्तियों में नहीं होते तथा उनका रूप भी अक्सर भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे अभिप्रेरण व्यक्तियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे अभिप्रेरण का समस्थित से भी कोई संबंध नहीं होता। मैस्लो का अभिप्रेरण सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्ले ने आवश्यकता के सिद्धांत को 5 श्रृंखलाबद्ध क्रम में विभाजित किया। उन्होंने पहले
पहला वो दिया है सेल्फ यानी स्वयं यथार्थवादी। दूसरा इन्होंने दिया है ये आपका सम्मान आदर। पहला ये हो गया, दूसरा ये है सम्मान आदर, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता, चौथा है सुरक्षा, पांचवा है आधारभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जो ये आधारभूत आवश्यकता यानी मैस्लो के अवप्रेरणा सिद्धांत में शामिल हैं। ये 5 सिद्धांत उन्होंने दिए थे। देखिए, मैंने आपको ये मोटा मोटा पूरा CDP का ये करा दिया है। यदि आप इसका वाचन करेंगे, देखेंगे ढंग से, तो मैं समझता हूँ कि इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मैं अब यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। वैसे है तो और भी, परंतु मैंने आपके लिए छांट के ये लिया था। ये वीडियो यहीं पर मैं पोस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। ADHD पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।